वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारा जो आज का नेक्स्ट लेक्चर है, वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के अंदर हमने कल 4 रिलेशंस बायोलॉजी के दूसरे ब्रांचेस के साथ डिस्कस किए थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोजियोग्राफी। मीन्स कि हमारे जो कुछ और ब्रांचेस रह गई थी साइंस की जिनका बायोलॉजी के साथ रिलेशन हमने नहीं पढ़ा था, उसमें जो नेक्स्ट है वो है आज बायो जियोग्राफी। नाम से जाहिर है बायो जियोग्राफी। बायो मीन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और जो जियो मीन है, जियो कहते हैं जमीन को, अर्थ को, और ग्राफी कहते हैं मैप को। तो जमीन का जो मैप है, या जो हमारे इर्द गिर्द जितना भी जमीन का जो एरिया है, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, उनकी जो स्टडी होती है, उसे क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो मैप है, नक्शा है जमीन का, जमीन के इस नक्शे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह के जानदार कैसे रह रहे हैं, कहाँ कहाँ मौजूद है। मीन्स के जो जमीन के ऊपर जानदारों का रहना है, उस जमीन के ऊपर जानदारों के रहने को जो डिस्कस करना, उनके बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी कहलाता है। तो बायोजियोग्राफी के अंदर बेसिकली हम क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या असर होता है जानदारों पर। हम देखते हैं कि जानदार जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं। जो ठंडे इलाके वहां पर ऐसे जानदार रहते हैं कि जो ठंडे इलाकों में रह सकते हैं, मतलब शदीद सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी चीज मुताबिकतें पाई जाती हैं कुदरत की तरफ से जो उनको सर्दी से बचाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो बर्फानी चीता है, इसी तरह जैसे रीछ है, इस तरह के जो जानदार होते हैं, इनके जो स्किन है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, इनकी जिल्द पर बड़े बड़े बाल होते हैं, जिसकी वजह से वो जानदार क्या करते हैं, सर्दी से बच सकते हैं और सर्दी के अंदर वो रहते हैं। इसी तरह जो हमारे इलाके हैं, मतलब यहाँ पर शदीद गर्मी होती है, पंजाब के इलाके हैं जो, तो शदीद गर्मी होती है, सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए इस तरह के जानदार यहाँ पर मौजूद होते हैं कि जो इस तरह के माहौल के अंदर अपना अपना वजूद बरकरार रख सकें। तो इन चीजों को स्टडी करना कि कौन से इलाके में कैसे जानदार मौजूद है, जमीन पर कैसे कैसे जानदार रह रहे हैं, क्या कहलाता है, बायो जियोग्राफी कहलाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है बायो का, वो है इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, नफा या नुकसान का तयन करते हैं। मतलब इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, माशियात। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी चीज का, मतलब जो हम ये देखते हैं कि कोई हमने जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या चीज मतलब हमें मिल रही है इनकम, हमने कहीं पे इन्वेस्ट किए तो उससे हमें कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी मतलब नफा या नुकसान की बात करें ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बायो के अंदर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बायो और इकोनॉमिक्स का आपस में रिलेशन हो जाएगा। तो बायो के अंदर हम नफा या नुकसान का कैसे मतलब देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्रॉप, मतलब कोई फसल लगाई है, 1 एकड़ फसल लगाई, हम उस पर देखते हैं कि फसल उठाने के बाद हमें क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितना हमने उस पर खर्चा किया, कितना हमें फायदा हुआ है। तो जो फसल है, क्रॉप्स है, वो क्या ऑर्गेनिजम्स है। तो ऑर्गेनिजम्स के नफा या नुकसान की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बायोइकोनॉमिक्स कहलाएगा। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, कोई फार्म बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने फार्म बना लिया, तो फार्म के अंदर हम क्या करते हैं, फार्म के अंदर हमने फॉर एग्जाम्पल जानदार डालें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मुर्गी फार्म की बात कर लें, या हम इसके अलावा हमने फार्म बना लिया, भैंसों का फार्म बना लिया, किसी भी फार्म की हम बात करें, तो उस फार्म के अंदर हमने जो जानदार रखे उन पर हमने कितना खर्चा किया है, और उस खर्चा करने के बाद आखिर में हमें कितना मतलब फायदा हुआ है। तो इन चीजों का जो मुताला किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है, कि जानदार जो हमने जिनके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे हमें नफा होगा या नुकसान होगा। उसके बाद है जो नेक्स्ट रिलेशन है बायो का, वो है कंप्यूटेशनल साइंसेज के साथ। तो कंप्यूटेशनल साइंसेज के साथ हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटेशनल साइंसेज या कंप्यूटेशनल जो ब्रांच है साइंस की, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम मैथमेटिक्स को यूज करके, कंप्यूटर को यूज करके, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज करके हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको जानते हैं, उनका डेटा हम क्या करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं। तो अगर हम क्या करें, यही चीजें यूज करके हम क्या करें, यही चीजें हम यूज करें और हम डेटा के बारे में स्टडी करें, किसके डेटा के बारे में, बायोलॉजी के डेटा, मतलब ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये मॉडल्स यूज करें हम डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो फिर वो क्या कहलाएगी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाएगी। तो जानदारों को, ऑर्गेनिजम्स को मैथमेटिक्स यूज करते हुए, या फिर कंप्यूटर को यूज करते हुए, या डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हुए क्या करना, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करना, क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह की एक ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी होती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी तकरीबन एक जैसी है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रिसर्च के अंदर इस चीज को यूज करते हैं। कंप्यूटेशनल जो साइंसेज हैं या जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, इसको रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, जो डेटा है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें, जानदारों के जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर हमने मतलब मैट्रिक किए, मैट्रिक के बाद हम एफएससी करते हैं, तो हम फिर कौन से कैरियर्स हैं बायो के अंदर ऐसे जिनको हम चूज कर सकते हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं, उनमें मास्टर्स कर सकते हैं। तो कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैरियर्स हम क्या कर
सकते हैं बायोलॉजी में, अगर हमने मैट्रिक की है, एफएससी प्री मेडिकल की, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हम एग्रीकल्चर के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, हम फार्मिंग के अंदर कर सकते हैं, या हम मेडिसिन एंड सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, एमबीबीएस की तरफ जा सकते हैं। तो ये चंद एक डिफरेंट वो कैरियर्स हैं जिनको हम अपना सकते हैं एफएससी पढ़ के, एफएससी के अंदर या मैट्रिक के अंदर बायो पढ़ कर। तो इन कैरियर्स के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे डिटेल में कि कौन से कैरियर्स हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं। ये सारे कैरियर्स जो हैं ये चूज एफएससी की तालीम के बाद ही किए जाते हैं। कुछ कैरियर्स को मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले मैट्रिक बायो के साथ करनी पड़ती है, उसके बाद हम एफएससी करते हैं, फिर इन कैरियर्स पर हम जाते हैं। तो हमने आज का जो टॉपिक है उसके अंदर 3 बायो के दूसरे साइंसेस के साथ रिलेशंस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होता है? बायोजियोग्राफी का मतलब हमने पढ़ा कि बायो कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को, जियो कहते हैं अर्थ को, और ग्राफी कहते हैं मैप को। तो जमीन के ऊपर, जमीन के मैप पर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, किस तरह के वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनके बारे में जो स्टडी वो बायोजियोग्राफी कहलाता है। बेसिकली हम इसके अंदर क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह का क्लाइमेट चेंज होता है किसी भी इलाके का, उसके अंदर उस तरह के जानदार रहते हैं। उसके बाद हमने बायो इकोनॉमिक्स स्टडी किया। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर हम नफा नुकसान का तयन करते हैं, अभी बताया। तो बायो इकोनॉमिक्स क्या होगा कि जानदारों को हमने क्या करना है, किसी भी काम के अंदर, बिजनेस के अंदर जानदारों को यूज कर रहे हैं, और एंड पे नफा या नुकसान का तयन हमने लगाना है कि जैसे हमने कोई फार्म बनाया या कोई क्रॉप उगाई है, तो उसका हमें नफा हुआ या नुकसान हुआ है। तो ये किसके अंदर पढ़ा जाता है? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होता है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हमने पढ़ा है कि जो जानदारों का डेटा उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करें, मैथमेटिक्स को यूज करें, मैथमेटिक मॉडल्स यूज करें, एल्गोरिदम्स यूज करें डिफरेंट तरह के, या फिर हम कंप्यूटर को यूज करें, ताकि हम जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो जानदारों के सिस्टम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ सकें, और जानदारों के सिस्टम्स के आपस में क्या रिलेशन है, इनको समझने में ये चीजें क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। इसे हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकता है, आपको उसका बेहतरीन जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज।